Assalamu alaikum guys, hope that you all are well. First of all, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, I request you all to please subscribe my channel, watch the whole video, and the link of the handwritten notes is present in the description below. So let's get started. Today we are going to discuss about the William Wordsworth most famous romantic poem, which is Wordsworth composed upon Westminster Bridge. सबसे पहले हम इस पोइम को पढ़ेंगे, इसके टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद इसमें इसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस जो जो इस्तेमाल हुई हैं इसमें वो, और उसके बाद critical appreciation of the poem. So let's get started. First of all, in line 1 to 8, जिसको हम अगर टुगेदर इकट्ठा कर दें तो वो एक सिंगल सेंटेंस बनता है. लाइन 1 to 8 में कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक स्मोकलेस एयर तक जो पोइट है वो क्या कर रहा था, मतलब कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो लंदन में वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से गुज़र रहे थे. सुबह के टाइम गुज़र रहा था, तो उसको वो सीन बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब था, तो वो वहाँ पर रुक गया और वो उस सीन को देखने लगा. तो उसने इस पोइम को शुरू किया है. ही बिगिंस बाय सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग मोर फेयर ऑन अर्थ देन द साइट ही सीज. लाइक वो कहता है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब कि ज़मीन पर ऐसी कोई चीज़ भी और फेयर नहीं है देखने के लिए उस साइड से जो कि वो देख रहा है. डल वुड बी ही ऑफ सोल हु कुड पास बाय, मतलब कि उसने कहा है कि जो भी इस सीन को देखे बगैर यहाँ से गुज़र जाएगा वो एक बिल्कुल डल सोल है. आगे असाइड सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी, मतलब कि ये जो सीन है जो वो देख रहा है वो मतलब कि सोल को छू लेने वाला सीन है. दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर. उसने कहा द पोएम टेक प्लेस इन द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह सुबह की मॉर्निंग की जो ब्यूटी थी वह तब ये पोएम लिखी गई. उसने कहा है कि जो सिटी है ऐसे लेटा हुआ है, मतलब कि जो शहर है लाइज लाइक अ ब्लैंकेट ओवर द साइलेंट सिटी, मतलब कि शहर बिल्कुल खामोश है और उसने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लिया हुआ है, जैसे हम लोग सुबह सुबह मतलब कि सोए हुए ऊपर ब्लैंकेट लेते हैं. आगे उसने मतलब कि लिस्ट की है सिटीज़ में जितने भी चीज़ें थी जो जो उसने देखा. उसने शिप्स देखे, टावर्स देखे, डोम्स, थिएटर्स और टेम्पल्स वगैरह देखे सिटी में. अप ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, मतलब कि पूरा शहर जो था वो बिल्कुल खुला था, ओपन अप था. ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, मतलब कि जो एयर थी वो बिल्कुल स्मोकलेस थी. सिटी में कोई पोल्यूशन नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि तब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद थी. मतलब कि जो सिटी है वो इंडस्ट्रियलाइज सिटी था. सुबह सुबह का सीन था, तो मतलब कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री सीन था ये जो साइड थी. और बाद में जब शहर सारा उठ जाता है तो फिर मतलब कि इंडस्ट्रीज़ शुरू हो जाती हैं, शोर शराबा और फिर स्मोक वगैरह जो होती है वो शुरू हो जाती है. उसके बाद उसने कहा है लाइन 9 to 14 अब शुरू होने लगे. ऑल ब्राइट एंड मतलब कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप. उसने कहा है कि आज से पहले जो सूरज है वो कभी भी इतना खूबसूरत तरीके से नहीं निकला, मतलब कि इतना खूबसूरतली वो शाइन नहीं हुआ. इवन ऑन नेचर पर भी नहीं, जैसे कि वैलीज़, रॉक्स और हिल पर भी वो इतना ब्यूटीफुली नहीं होता शाइन. एंड देन आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. और उसने कहा कि मैंने कभी भी इतना मतलब कि डीपली काम कभी भी फील नहीं किया, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो सूरज है वो नेचुरल ब्यूटीज़ पर भी इतना अच्छे से शाइन करता हो. द रिवर ग्लिथ एट हिज ओन स्वीट विल. यहाँ उसने ना डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep एंड ऑल द माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल. यहाँ पर उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, रिवर्स को भी पर्सोनीफाई किया है और जितना भी पूरा सिटी है उसको पर्सोनीफाई किया है एक लिविंग क्रिएचर से. जैसे कि जो लिविंग क्रिएचर होती है वो उसके पास दिल होता है, वो दिल धड़कता है. उसने कहा है कि जो रिवर्स हैं उनके पास भी दिल है, और जो
हार्ट है वो भी मतलब कि लाइंग स्टिल हार्टलेस पड़ा हुआ है, अभी उसकी कोई भी हार्ट बीट शुरू नहीं हुई, मतलब कि सब क्या है, सो रहे हैं, पूरा का पूरा सिटी सो रहा है। उसने यहाँ पे वही मैंने कहा कि उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है हार्ट की टू द सिटी, कि मतलब कि जो हार्ट होता है वो एक ह्यूमन क्रिएचर में धड़कता है, और ये जो सिटी है ये तो सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक और मेटल है। तो उसने इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ करके वर्ड्सवर्थ जो है सिटी के अंदर एक स्पिरिट ले आया, मतलब कि सिटी को उसने जानदार बना दिया। लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ द पोएम। अब हम पोएम को एनालाइज करेंगे। लाइन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जो कि सितंबर 3, 1802 को कंप्लीट हुई थी। ये उस मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है, मतलब कि फेमस पोएम है। मतलब कि इसकी जो डेट है वो है सितंबर 3, 1802। द लंदन मॉर्निंग थी, लंदन में मॉर्निंग सीन था जो कि इंस्पायर्ड हुआ था। और जो पोएम मतलब कि जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था वो 31 जुलाई को आया था, उसी साल 31 जुलाई को 1802 में, जब वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी जो है लंदन छोड़कर जा रहे थे डोवर, मतलब कि डोवर के छोड़कर जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे। एज अ टाइटल इंडिकेट है, टाइटल इंडिकेट करता था कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1802। दिस वाज द डेट ऑन विच वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड द पोएम, मतलब कि जब वर्ड्सवर्थ ने पोएम कंप्लीट की थी। 31 जुलाई 1802 को आइडिया कम इन माइंड एंड स्टार्ट कंपोजिंग, उन्होंने कंपोज करना स्टार्ट किया, और 3 सितंबर 1802 उसी साल कंप्लीट हो गई, 3 सितंबर को ये पोएम। अब फॉर्म एंड मीटर, इस मतलब कि इस पोएम में फॉर्म और मीटर क्या यूज़ है। जो पोएम है वो एक पेट्रियार्कन और इटालियन सोनेट है। पेट्रियार्कन सोनेट जो होती है वो अरेंज ऐसे होती है कि 2 स्टैंजास होते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, और जो सेकंड स्टैंजा होता है वो होता है सेसेट, जो कि 6 लाइन का होता है। आगे इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ऑक्टेव की है ए बी बी ए बी बी ए, और जो सेसेट है उसकी सी डी सी डी सी डी। जो फर्स्ट ये 8 स्टैंजाज हैं, जो ऑक्टेव है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वही हमें एक आइडिया दे देता है कि ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है। अब आगे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स प्रेज, जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं वो प्रेज करी हैं लंदन की ब्यूटी को अर्ली मॉर्निंग में। मॉर्निंग लाइट एज द पोइट स्टैंड, जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़ा है और अपने जो सराउंडिंग है उसको एडमायर कर रहा है। ये बहुत ऑड लगता है टू फाइंड वर्ड्सवर्थ एक जो पोइट है जो कि नेचर का मतलब कि नेचर पोइट है, वो जिनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो रूरल लाइफ पर होता है, वो प्रेस कर रहे हैं एक सिटी की ब्यूटी को। आगे जो सैमुअल टेलर कॉलरिज है वो तो रूरल लाइफ द कंट्री साइड है उसको मतलब कि अपनी पोइट्री में लेकर आते थे, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो ज़्यादातर जो मतलब कि विलेज लाइफ होती है, रस्टिक लाइफ, उसको मतलब कि डिस्कस करते थे, लेकिन इस पोएम में उन्होंने रूरल लाइफ और सिटी लाइफ को डिस्कस किया। आगे इसकी थीम्स क्या हैं पोएम्स की। नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, इसमें नेचर को और सिविलाइजेशन को दिखाया गया। जो लंदन होता है वर्क डेज के दौरान बहुत रूड और डर्टी होता है, हर तरफ स्मोक ही स्मोक होती है। A walk on a bridge or through streets and always confronted the pedestrian with smoke, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइज सिटी है तो इंडस्ट्रीज जब चलती हैं तो स्मोक होता है, डस्ट होते हैं, ग्रीमी अर्चिन्स चल रहे होते हैं, कार्ड्स होते हैं, मतलब कि हैमर्स की आवाज़ आ रही होती है। बट एट द डॉन ऑन द क्लाउडलेस मॉर्निंग, लेकिन जिस दिन वो मॉर्निंग को वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़े थे उस दिन लंदन वॉज स्टिल अस्लीप, लंदन बिल्कुल सोया हुआ था, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कोई कार्स नहीं थी, कोई हैमरिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी, और जो फैक्ट्रीज़ की फायर थी वो बिल्कुल बंद थी। द सिटी ज्वाइन विद नेचर प्रेजेंट द अर्ली राइजर ऑफ द टैबलोज ऑफ ग्लिस्टरिंग वाटर, मतलब कि वो दिखा रहा था कि मेजेस्टिक सोल को टच करने वाली एक साइड थी। जो बोट्स थी वो लोगों से भरी हुई नहीं थी, बिल्कुल खाली था, हर तरफ खामोशी थी। This message here is that even an ugly quackling duckling can become a lovely soundless swan, मतलब कि जो एक गंदा सा शहर भी होता है वो भी कभी ना कभी खूबसूरत नज़र आता है।
इसमें बताया है वही जो पीछे बता कर आए हैं, कंपोज ऑन वेस्टमिनिस्टर अबे ब्रिज जो है सितंबर 3, 1802 को कंपोज हुई थी। इटालियन पेट्रियार्कल सोनेट है, इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। 10 सिलेबल्स हैं पर लाइन, हर लाइन में 10 सिलेबल्स है। द राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। जो पोइम है एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस हुआ था 31 जुलाई 1802 को ट्रिप में, जब वो फ्रांस में एक ट्रिप पर आए थे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। पोइम बिगन विद अ रैदर शॉकिंग स्टेटमेंट है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ये जो स्टेटमेंट है वो सरप्राइजिंग है, बिकॉज वर्थ इज़ नॉट स्पीकिंग अबाउट नेचर। वो अपनी पोइम्स में हमेशा नेचर की बात करते हैं, लेकिन इस पोइम में वो सिटी की बात करें, तो ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है। ही गोज ऑन टू लिस्ट द ब्यूटीफुल मैन मेड entities there in the city like ship, towers, domes, boats, theaters or temple. In fact the nature's influence isn't described until the 7th line, मतलब कि जो नेचर का इन्फ्लुएंस है वो अभी 7th लाइन तक डिस्क्राइब नहीं हुआ, अभी सब वो सिटी की ब्यूटी को बयान करें। When the speaker relates the city is open to the fields and to the sky, मतलब कि खुला आसमान है, खुला सब कुछ है। While the city itself may not be a part of nature, it is certainly not in conflict with the nature. ये और क्लियर होता है इन द नेक्स्ट लाइन, व्हेन द रीडर लर्न दैट द एयर इज स्मोकलेस, एयर बिल्कुल स्मोकलेस है, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ कंटिन्यू टू सरप्राइज हिज रीडर्स। वो कहते हैं दैट सन हैज़ नेवर, मतलब कि जो सूरज है वो कभी भी इतना खूबसूरतली नहीं चमका नेचुरल थिंग्स पे भी, हिल्स पे, रॉक्स पे, वैलीज़ में। आगे उन्होंने पर्सोनीफाई कर दिया है द सीन गिविंग लाइफ टू द सन। उन्होंने सन को, रिवर्स को, घरों को एक लाइफ दे दी है कि उनका भी जो हार्ट है वो बीट करता है होल सिटी का। द रीडर इमेजिन दैट द सिटीज़ हार्ट बीट्स रैपिडली ड्यूरिंग द डे, मतलब कि जो सिटी का, शहर का जो दिल धड़कता है वो दिन के टाइम धड़कता है। वाइल एवरीथिंग एंड एवरी वन इन इट्स अ बस्लिंग अबाउट बट नाउ द, लेकिन अब जो अर्ली मॉर्निंग है तो उनका जो दिल है वो अभी भी स्टिल मतलब कि सोया पड़ा है। यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है और एक स्पिरिट दे दी है सिटी को, मतलब कि उन सिटी को ज़िंदा कह के। हालांकि जो सिटी होती है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है रॉक और मेटल की। यहाँ पर उन्होंने सिमिलरली यूज़ किया द सिटी डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर, मतलब कि शहर है उसको उन्होंने गारमेंट पहना दिया है। कंपैरिजन ऑफ ब्यूटी टू द गारमेंट, और यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, कंपैरिजन ऑफ हाउसेस टू अ क्रिएचर दैट स्लीप। अब जो घर हैं वो तो मेटल और रॉक के बने होते हैं, तो उन्होंने मेटाफर यूज़ करके क्या कहा है कि वो अभी तक सो रहे हैं, हालांकि सोने का जो काम होता है वो लिविंग क्रिएचर्स का होता है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाइक, ये सारी क्या है, ये इमेजरी है, उन्होंने इमेजरी के भी यूज़ किया है। अब इस पोएम में क्या क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है, मेटाफर हुआ है, सिमिली हुई है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमिली। लिटरेरी डिवाइसेस, जब हम किसी पोइम की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग साथ साथ जैसे जैसे पोइम कंटिन्यू करते हैं वैसे वैसे हम उसमें जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हैं उसका इस्तेमाल भी लाजमी करते हैं। इसी को क्रिटिकल एनालिसिस कहा जाता है कि पोइम को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव अ ह्यूज थम्स अप and share and comment on my video.